अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने जो डिस्कस करना है ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप की डिस्कशन है। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं इम्पीडेंस को डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने जो पावर ऑफ एसी सर्किट डिस्कस किया था, ठीक है, वो आरसी आरएल सर्किट वाला टॉपिक और इम्पीडेंस वाले टॉपिक के बाद आता है। ठीक है, वो मैंने पहले डिस्कस कर दिया था पावर ऑफ इंडक्टिव सर्किट के साथ ही। आज हमने डिस्कस करना है इम्पीडेंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इम्पीडेंस से क्या मुराद है? इम्पीडेंस को डिफाइन हम यूँ करते हैं कि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। ठीक है, इसका सिंबल होता है जी, यूनिट इसका ओम है। इसको हम लिखते हैं वी, जो वोल्टेज टोटल गिवन वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल करंट, और हम यहाँ पे आरएमएस वैल्यू को लेके चलते हैं क्योंकि वही इफेक्टिव है। बेटा अब इम्पीडेंस को क्या है, इसको मैं अब जस्टिफाई कर रहा हूँ कि आप ये देखो, अगर ऑल्टरनेटिंग सोर्स से रेजिस्टर लगा हो ना, तो करंट के बहाव में जो रुकावट होगी इसे हम सिर्फ रेजिस्टेंस कहेंगे। और अगर ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कैपेसिटर लगा हो तो करंट के बहाव में जो रुकावट होती है उसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और अगर सिर्फ इंडक्टर लगा हो तो करंट के बहाव में जो रुकावट होती है उसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। लेकिन बेटा अगर इस तरह हो कि सर्किट आरसी हो जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों आ जाएं, तो बेटा यहाँ पे करंट के बहाव में जो रुकावट है वो रेजिस्टेंस भी दे रही है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर भी प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कंबाइंड इफेक्ट को हम इम्पीडेंस कहते हैं। यहाँ ऐसा हो कि रेजिस्टर के साथ इंडक्टर आ जाए तो फिर रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों की, इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के कंबाइंड इफेक्ट को हम क्या कह देंगे? इम्पीडेंस। यहाँ ऐसा हो गया आर भी आ जाए, कैपेसिटर भी आ जाए और इंडक्टर भी, तो फिर इन दोनों की रिएक्टेंसेस और रेजिस्टेंस के कंबाइंड इफेक्ट को हम क्या कह देंगे? इम्पीडेंस। यानी इम्पीडेंस का कॉन्सेप्ट उस वक्त आता है जब सर्किट में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों यूज़ हो रही हों, तो करंट के बहाव में जो कंबाइंड इफेक्ट होगा ना रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का, उसे हम इम्पीडेंस के नाम से पुकारते हैं। ठीक है बेटा, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में है तो डिफाइन सिंबल यूनिट फार्मूला ही लिखना है आपने। इसका सिंबल पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में इसका यूनिट पता होना चाहिए, बाकी ये वैसे मैंने समझाने के लिए बताया आपको। ठीक है बेटा, अब बेटा इम्पीडेंस को डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर रहा हूँ। स्मार्ट सिलेबस में पहली 7 के 7 एग्जाम्पल शामिल हैं, न्यूमेरिकल 10 के 10 शामिल हैं और शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के पहले 6 शामिल हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने करवा दी थी। सेकंड एग्जाम्पल में आपसे कह रहा है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड है, माइक्रो 10 की पावर -6 है, 100 10 की पावर 2 होता है, 2 -6 -4 यानी 1 ज़रा 10 की पावर -4 फैरड, इसे मैं लिख दूंगा। और अब प्रोवाइडेड वोल्टेज है 24 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ दी सोर्स एसी सोर्स है 50 हर्ट्ज। हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करनी है और कैपेसिटर से गुजरने वाला करंट हमने फाइंड करना है, उसकी आरएमएस वैल्यू। बेटा अगर आप इस एग्जांपल की स्टेटमेंट देखो तो उसने ये नहीं कहा हुआ कि आरएमएस वोल्टेज 24 वोल्ट है, उसने बस ये कहा कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स का वोल्टेज 24 वोल्ट है। तो मैंने आपको कहा था जब आपको कहा जाए ना कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बस, तो आपने अंडरस्टूड है कि वो आरएमएस ही होगा। और आपसे कहे ना कि आपने फाइंड करना है करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट हमने फाइंड करना है, तो ये अंडरस्टूड है वो आरएमएस करंट ही होगा। उसने स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि आरएमएस वैल्यू करंट फाइंड करो, ये अंडरस्टूड है कि वही होगा। ठीक है बेटा, अनलेस आपको कहा ना होगा पी की वैल्यू फाइंड करें, आपने आरएमएस ही लेके चलना है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम जब फाइंड करना चाह रहे हैं तो 1/2 पाई एफसी के इक्वल है। वैल्यूज पुट करें आप, इसे कैलकुलेटर से सोल्व करें तो 31.8 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट के लिए हम आरएमएस वैल्यू वोल्टेज को कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे डिवाइड करेंगे, जिस तरह वी बराबर होता है ना IXC। रेजिस्टर के लिए हम V = IR लिखते हैं, तो कैपेसिटर में से करंट गुजर रहा हो तो उसको अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें रेजिस्टेंस की जगह, तो वोल्टेज आ जाएगा अक्रॉस कैपेसिटर। तो बेटा इन दोनों को हम डिवाइड करें तो 0.75 हमारे के पास आ जाएगी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है बेटा, अब एग्जांपल नंबर 3 मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें उसने आपको बताया वोल्टेज 10 वोल्ट है। ठीक है, उसने बस कह दिया ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो अंडरस्टूड है आरएमएस से। ठीक है, जब पीक और इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज होगी तो वो खुद बताएगा आपको। अब आरएमएस वैल्यू करंट 100 मिली एम्पेयर है, 100 10 की पावर 2 होता है। ठीक है, मिली 10 की पावर -3 है, तो 10 की पावर -3 100 की 10 की पावर 2 को क्या कर देगा? -1,
तो 1 × 10⁻⁻1 एम्पेयर हमारे पास क्या आ जाएगी RMS वैल्यू करंट। हमने इम्पीडेंस फाइंड करनी है, तो इम्पीडेंस एज आई टोल्ड यू RMS वैल्यू वोल्टेज डिवाइड बाय RMS वैल्यू करंट के इक्वल होता है। दोनों को डिवाइड करें 100 एम्पेयर ओम, आंसर आ जाएगी हमारे पास इम्पीडेंस। अब बेटा हमने अब न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं। पहले 2 न्यूमेरिकल में डिस्कस कर चुका हूँ। थर्ड न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट है। उसने कोई नाम नहीं लिया तो अंडरस्टूड है वो 220 वोल्ट है, ठीक है, यानी वो RMS वैल्यू ही बता रहे हैं हमें 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी उसकी 50 हर्ट्ज है, ठीक है। इंडक्टेंस और ये प्रोवाइड किया जा रहा है इंडक्टर को, इसकी इंडक्टेंस 10 हेनरी है। हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस और करंट गुजरने वाला फाइंड करना है थ्रू इंडक्टर। तो बेटा आपने अब खुद ही इसकी कैलकुलेशन करनी है। मैंने फॉर्मूला बता दिया। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 2πfl है, इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है आपने। और करंट कैसे आएगा, RMS वैल्यू वोल्टेज को जो आप इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालेंगे उस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी जो फ्लो कर रही होगी थ्रू इंडक्टर, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 7 हम कर रहे हैं, ठीक है। 4, 5 के लिए अभी हमें 4, 5, 6 के लिए टॉपिक अभी स्टडी करने पड़ेंगे। नेक्स्ट 7th न्यूमेरिकल में कह रहा है कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफैरड है। माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 कर दिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स 50 हर्ट्ज है और RMS वैल्यू वोल्टेज 150 वोल्ट है। हमने RMS वैल्यू करंट निकालनी है। फॉर्मूला क्या है, RMS वोल्टेज डिवाइड बाय XC हम यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। आप इसे इक्वेशन 1 में पुट करना और आपके पास क्या आ जाएगी RMS वैल्यू करंट। ये आपने प्रॉपरली सोल्व करना है, ठीक है। प्रॉब्लम हो तो आपने पूछ लेना है, ठीक है। कैलकुलेशन बस आप लोग ने करनी है। अब एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन मैं कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। पहला और तीसरा मैंने डिस्कस कर दिया था, ठीक है। जो उस हमारे टॉप अब तक जो हमने पढ़ा है उससे रेलेवेंट जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि उस डिवाइस का नाम बताएं जो DC को क्या करता है, अलाउ करता है और AC को ब्लॉक करता है या उसको अपोज करता है, ठीक है। पहले पार्ट में ये पूछ रहा है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट बोर्ड में पूछते हैं। तो पहले पार्ट का आंसर है इंडक्टर। आप इसको हाईलाइट करके लिख देना कि इंडक्टर इज अ डिवाइस दैट परमिट फ्लो ऑफ DC बट अपोज फ्लो ऑफ AC। क्यों, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 2πfl होता है। फॉर DC फ्रीक्वेंसी 0 होगी, जब उसे हम पुट करेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 आ जाएगी, यानी DC को कोई रुकावट नहीं देता इंडक्टर। आइडियली हम ये कहते हैं कि इंडक्टर की रेजिस्टेंस 0 है और इंडक्टिव रिएक्टेंस भी DC को 0 जब ऑफर होगी तो कोई रुकावट ही नहीं रहेगी, तो DC बिल्कुल ईजीली फ्लो करेगा। लॉजिकली वजह ये भी है, हम कह सकते हैं कि DC की वजह से कोई EMF इंड्यूस ही नहीं होगी इंडक्टर में, तो कोई रुकावट नहीं होगी, करंट ईजिली फ्लो करेगा। रियल केस में थोड़ी बहुत रुकावट होती है क्योंकि इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस चाहे 0 और रेजिस्टेंस उसकी थोड़ी बहुत होती है। आइडियली हम कहते हैं निग्लिजिबल है, लेकिन हम आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं। अब 4 AC फ्रीक्वेंसी 0 से भरी होती है, लिहाजा इंडक्टिव रिएक्टेंस भी 0 से भरी होगी, यानी नॉन जीरो होगी, यानी कि AC को इंडक्टर रुकावट देता है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इंडक्टर जो है उसे वो AC को क्या करता है, अपोज। ये हमने थ्योरेटिकल ये मैथमेटिकल रीजनिंग बताई है और आपने भी यही बतानी है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में हम ये भी कह सकते हैं कि AC के केस में इंडक्टर में EMF इंड्यूस होती है, वो अपोज करती है टू द फ्लो ऑफ करंट, लेकिन आप मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन ही दे दें। फिर वो पूछ रहा है, वो बताएं डिवाइस जो DC को ब्लॉक करती है AC को अलाउ करती है, इसका नाम कैपेसिटर है। क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला ये है, DC के लिए अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो तो नीचे वाली पूरी रकम 0 हो जाएगी, 1/0 इन्फिनिटी, यानी DC ब्लॉक होता है थ्रू कैपेसिटर। लेकिन AC की फ्रीक्वेंसी 0 से भरी है, तो अगर F की वैल्यू 0 से आप भरी पुट करो तो आंसर यहाँ पे जो है वेरी स्मॉल आएगा, क्योंकि बटे के ऊपर सिर्फ 1 है। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारे पास जो होगी, मगर मोर देन 1 हो, होपफुली मोर देन 1 नहीं बनेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी 50 तक तो होती है, ठीक है। तो जो भी होगी इन्फिनिटी तो नहीं ना होगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन केस ऑफ AC, तो हम कह सकते हैं XC की वैल्यू जो होगी यहाँ पे स्मॉल होगी, लिहाजा AC जो है वो इजीली फ्लो कर जाएगा थ्रू कैपेसिटर ड्यू टू कंटिन्यूस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। आप चाहे यहाँ पे आगे लिख सकते हैं, विल अलाउ टू पास ड्यू टू कंटिन्यूस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। फिर 5वें शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आप बताएं कि फ्रीक्वेंसी डबल करें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी डबल करने पे ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 2πfl। अगर मैं फ्रीक्वेंसी डबल कर दूँ, न्यू फ्रीक्वेंसी डबल कर दूँ, तो F की जगह 2F पुट कर दो, 2 साइड पे कर दो, 2πfl, और इसको मैं इनिशियल इंडक्टिव रिएक्टेंस कह सकता हूँ, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस डबल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी डबल करने पे। और अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करता हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी अगर डबल कर दूँ, F की जगह 2F पुट करता हूँ, 1/2 साइड पे कर दो तो 1/2πfc इनिशियल कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। कुछ बचे XC नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, गलत है, XC ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप यूँ लिखेंगे, इससे मना दिए कि मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। 1/2 इंटू XC से मना दिए XC ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको प्रॉपर लिखना है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इस केस में क्या हो जाएगी,
फ्रीक्वेंसी डबल करने पे क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना है, उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। अल्लाह हाफिज़।